ध्यान से सुनिए। अगर ट्रिक आधारित पीडीएफ्स पढ़ के भी सब भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम आप में नहीं, मेथड गलत है। आज हम वो मेमोरी ट्रिक्स सीखेंगे जो एग्जाम हॉल के प्रेशर में भी याद रहती हैं। ये कोई लेक्चर नहीं, ये एक सिलेक्शन ओरिएंटेड मेमोरी सेशन है। नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि जो छूट गया वही क्वेश्चन बनेगा। ज्ञान सारथी में आपका स्वागत है। ये सेशन बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बिहार एसएससी के उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ हम रट्टा सिस्टम को छोड़कर लॉजिक, साउंड और विजुअल मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जवाब अपने आप क्लिक हो। आज हमारे पास भारतीय संविधान से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम सब ने स्कूल में पढ़ा तो है, पर शायद उसकी गहराई को कभी ठीक से नहीं समझा। हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की। जी, और ये विषय इसलिए भी फैसिनेटिंग है क्योंकि हमारी ज़्यादातर बहसें वो मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स पर होती हैं। हमें क्या मिलना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, एक नागरिक के तौर पर हमारे कर्तव्य क्या हैं। बिल्कुल। और मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात इन सोर्सेज में सामने आई वो ये थी कि ये कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। मतलब 1950 में ये थे ही नहीं, इन्हें बहुत बाद में जोड़ा गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसकी कहानी भारत के राजनीतिक इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से जुड़ी है। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा दरअसल तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी। अच्छा, यूएसएसआर से? जी, जहां नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर बराबर का जोर दिया जाता था। लेकिन भारत में इन्हें जोड़ने की जरूरत महसूस हुई 1975-77 के आंतरिक आपातकाल यानी इंटरनल इमरजेंसी के दौरान। ओह अच्छा, तो इमरजेंसी के माहौल ने इसके लिए आप कह रहे हैं कि जमीन तैयार की। उस समय की सरकार को ऐसा क्यों लगा कि अब नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलानी चाहिए? देखिए, उस दौर में एक विचार पनप रहा था कि लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को शायद भूल रहे हैं। इसी सोच के चलते 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। स्वर्ण सिंह समिति, हाँ मैंने पढ़ा है इसके बारे में। जी, तो इस समिति का काम ही ये था कि वो मौलिक कर्तव्यों पर अपनी सिफारिशें दें। तो जो आज हम 11 कर्तव्य देखते हैं, क्या वो सब इसी समिति की देन है? मतलब उन्होंने जो भी कहा वो सब मान लिया गया? नहीं, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। सब कुछ नहीं माना गया। समिति ने तो कई सुझाव दिए थे, कुछ तो काफी सख्त भी थे। सख्त जैसे कि? जैसे उन्होंने सिफारिश की थी कि इन कर्तव्यों का पालन न करने पर सजा होनी चाहिए, और ये भी सुझाव दिया था कि टैक्स देना यानी कर चुकाना वो भी एक मौलिक कर्तव्य हो। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर टैक्स देना एक मौलिक कर्तव्य होता तो आज तो पूरी टैक्स व्यवस्था ही अलग होती। बिल्कुल। तो फिर सरकार ने इन सख्त सिफारिशों को क्यों नहीं माना? शायद सरकार को लगा कि कर्तव्यों को एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर पेश करना ज्यादा बेहतर है, न कि एक कानूनी बाध्यता के तौर पर। सजा का प्रावधान शायद इसे थोड़ा दमनकारी बना देता। बात तो सही है। इसलिए समिति की कई सिफारिशों को मानते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा गया। भाग आईवीए पार्ट 4 है? जी, और उसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वां संशोधन, इसे तो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ना? बिल्कुल, और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना इसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो चलिए अब इन कर्तव्यों को एक एक करके समझते हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक अल्फाबेटिकल ट्रिक है, ए से के तक। ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। एक तरह से ये नागरिक होने की पहली शर्त है। और इसमें एक बारीक बात है जिस पर एग्जाम में सवाल बन सकता है। यहाँ राष्ट्रगान का जिक्र है, राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम का नहीं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और दूसरा कर्तव्य, बी फॉर बापू, ये हमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में संजोए रखने और उनका पालन करने के लिए कहता है। इसे याद रखने के लिए आप बापू, भगत सिंह, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को याद कर सकते हैं। तो ए और बी हमारे देश की नींव यानी संविधान और स्वतंत्रता आंदोलन के सम्मान की बात करते हैं। इसके बाद आते हैं सी और डी, जो सीधे सीधे राष्ट्र की सुरक्षा और एकता की बात करते हैं। एकदम। सी फॉर कंप्लीट यूनिटी कहता है कि हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। ध्यान दीजिए, ये शब्द संप्रभुता, एकता और अखंडता हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है
और यहाँ भी और डी फॉर डिफेंस। इसका मतलब क्या ये है कि हम सबको सैनिक बनने के लिए तैयार रहना चाहिए? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। डी फॉर डिफेंस का मतलब है देश की रक्षा करना और आवाहन किए जाने पर, यानी जब भी देश को जरूरत पड़े, राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना। ये सिर्फ सैन्य सेवा की बात नहीं है। अच्छा। ये किसी आपदा के समय मदद करने से लेकर देश के खिलाफ हो रहे किसी प्रोपेगेंडा का तार्किक जवाब देने तक कुछ भी हो सकता है। हाँ, रुको 1 मिनट। एक्टिव रिकॉल टाइम, बिना देखे बताइए। ए का मतलब क्या था, एंथम या आर्मी? ऑप्शन मत देखिए, पहले ट्रिक याद लाइए। ए फॉर एंथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले 4 कर्तव्य राष्ट्र के प्रति हमारे सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करते हैं। इसके बाद के कर्तव्य ई और एफ समाज की ओर मुड़ते हुए लगते हैं। आपने सही पैटर्न पकड़ा। ई फॉर इक्वालिटी, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करने की बात करता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही प्रगतिशील बात भी जोड़ी गई है। क्या? ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। ये बिंदु तो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। मतलब सिर्फ भाईचारे की बात नहीं, बल्कि वो भाईचारा तब तक अधूरा है जब तक महिलाओं का सम्मान न हो। बिल्कुल। और अगला एफ फॉर फैंसी कल्चर या फोर्ट से याद रख सकते हैं। ये हमारी सामासिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने और उसे बचाने की बात करता है। सामासिक संस्कृति मतलब हमारी मिलीजुली संस्कृति। जी, भारत की पहचान किसी एक संस्कृति से नहीं बल्कि हजारों संस्कृतियों के मेल से बनी है। उस विविधता को सहेजना हमारा कर्तव्य है। तो राष्ट्र और समाज के बाद अगले 2 कर्तव्य जी और एच पर्यावरण और व्यक्तिगत सोच के विकास पर जोर देते हैं। हाँ, ये व्यक्तिगत स्तर पर हमारी जिम्मेदारी को दिखाते हैं। जी फॉर ग्रीन नेचर कहता है कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं, और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है। एकदम। और एच फॉर ह्यूमैनिटी या ह्यूमनिज्म, ये कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। ये मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। एक तरह से संविधान हमसे कह रहा है कि एक नागरिक के तौर पर हमें तर्कसंगत होना चाहिए। हाँ, जिज्ञासु और सुधारवादी होना चाहिए। अंधविश्वास और पुरानी हानिकारक रूढ़ियों को छोड़कर ज्ञान और तर्क के रास्ते पर चलना चाहिए। ये वाकई में बहुत गहरा विचार है। इसके बाद आते हैं आई और जे। आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी। इसका मतलब है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 100%। और ये डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है। हम अक्सर विरोध प्रदर्शनों में देखते हैं कि सरकारी बसों, ट्रेनों को जला दिया जाता है। ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि वो संपत्ति किसी सरकार की नहीं बल्कि इंडिया की यानी हम सबकी है। बिल्कुल। और उसे नुकसान पहुंचाना खुद का नुकसान करना है। फिर आता है जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी। ये थोड़ा अमूर्त सा लगता है। हाँ, ये व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष यानी एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का प्रयास करने की बात करता है, ताकि राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। इसका सरल सा मतलब है, आप जो भी काम करें, चाहे अकेले या समूह में, उसे अपनी पूरी क्षमता से करें। एक छात्र, एक डॉक्टर, एक किसान, जब हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ देगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। जी, ये व्यक्तिगत प्रगति को राष्ट्रीय प्रगति से जोड़ता है। ये तो हुए 10 कर्तव्य जो 1976 में जुड़े गए थे। लेकिन एक 11वां कर्तव्य भी है जो बहुत बाद में आया, के। हाँ, के फॉर किड्स एजुकेशन। हाँ, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और ये कहता है कि हर माता पिता या अभिभावक का एक कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कर्तव्य सीधे बच्चों पर नहीं बल्कि उनके माता पिता या गार्डियंस पर एक जिम्मेदारी डालता है। हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के तहत एक मौलिक अधिकार भी बनाया। अच्छा, तो एक ही संशोधन से अधिकार भी मिला और कर्तव्य भी तय हुआ। जी, ये अधिकार और कर्तव्य के बीच के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये है पूरी लिस्ट ए से के तक। लेकिन अब हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो क्या होता है? क्या इसके लिए कोई सजा है? ये सबसे जरूरी सवाल है। हमारे मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह गैर न्यायोचित हैं। नॉन जस्टिशिएबल। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है कि अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो आप सीधे कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि इसे सजा दी जाए। ये कानूनी तौर पर लागू करने योग्य नहीं है। तो फिर इनका उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ संविधान में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें आप एक नैतिक संहिता या मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की तरह देख सकती हैं। ये नागरिकों के लिए एक रिमाइंडर है, एक दिशा निर्देश है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये पूरी तरह शक्तिहीन है। संसद को ये अधिकार है कि वो किसी भी मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए एक कानून बना दे। अच्छा, क्या इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल है। जैसे हमारा कर्तव्य जी है, पर्यावरण की रक्षा करना। अब इस कर्तव्य को सीधे तौर पर तो लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद ने इसे लागू करने के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जी। अगर आप इन कानूनों को तोड़ते हैं तो आपको सजा होगी, मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए नहीं, बल्कि उस विशिष्ट कानून के उल्लंघन के लिए। समझ गया। तो कर्तव्य रास्ता दिखाते हैं और कानून उस रास्ते पे चलने को मजबूत करते हैं। एकदम। एक वर्मा समिति का भी जिक्र है सोर्सेज में, 1999 की। उसका क्या रोल था? वर्मा समिति ने कुछ कर्तव्यों के लिए कानूनी प्रावधान की पहचान की थी। उन्होंने ये पहचाना कि हमारे मौजूदा कानूनों में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो मौलिक कर्तव्यों को लागू करने में मदद करते हैं, जैसे राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकने वाला कानून जो कर्तव्य ए को लागू करता है, अच्छा। या आईपीसी के वो प्रावधान जो विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने पर सजा देते हैं, जो कर्तव्य ई को लागू करते हैं। तो समिति ने ये दिखाया कि कर्तव्य भले ही नॉन जस्टिशिएबल हों, पर वे कानूनी ढांचे से पूरी तरह अलग थलग नहीं है। एकदम सही। ये सब समझने के बाद एक बात साफ होती है कि इन कर्तव्यों को लेकर कई गलतफहमियां भी हैं। और यहाँ से एग्जामिनर बार बार सवाल पूछता है। हाँ, सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि यह कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। भारत में रहने वाले विदेशियों पर ये लागू नहीं होते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। जी। और दूसरी बड़ी गलतफहमी उन दो चीजों को लेकर है जो लोगों को लगता है कि मौलिक कर्तव्य है, पर है नहीं। और वो है वोट डालना और टैक्स देना। मुझे खुद ये पढ़कर हैरानी हुई थी। जैसा हमने पहले बात की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने टैक्स देने को कर्तव्य बनाने की सिफारिश की थी, पर उसे माना नहीं गया। और वोट डालना, वो क्यों नहीं है? देखिए, मतदान एक अधिकार तो है, लेकिन इसे कभी भी अनिवार्य कर्तव्य नहीं बनाया गया। इसके पीछे शायद ये तर्क हो कि किसे वोट देना है या नहीं देना है, ये नागरिक का व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमें मौलिक कर्तव्यों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। ये सिर्फ स्कूल की किताबों में याद करने वाली एक लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का एक घोषणा पत्र है कि भारत अपने नागरिकों से क्या उम्मीद करता है। ये एक तरह का नैतिक दिशा सूचक यंत्र है, एक मॉरल कॉम्पस। आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो हमने देखा कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में एक बात का, लेकिन बहुत सोच समझ कर किया गया इजाफा थे। और ये भी कि भले ये कानूनी रूप से बाध्यकारी न हो, लेकिन ये उन मूल्यों को दर्शाते हैं जिन पर एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होता है। आज आपने देखा कैसे ट्रिक्स को हथियार बनाया जाता है। याद रखिए, जो चीज याद रहती है वही सिलेक्शन दिलवाती है। इस जानकारी को दोबारा सुनिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और पिछले वर्षों के प्रश्न जरूर लगाइए। आज की इस बातचीत से हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं।